नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। NHAI ने शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। करीब 745 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन कॉरिडोर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए विकसित किया जाएगा, जिसे बाद में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। पहला फेज 348.39 किलोमीटर किमी का होगा, जो शामली से पीलीभीत तक जाएगा और इसमें 12 ROB, 18 अंडरपास, 25 बड़े व 125 छोटे पुल बनेंगे। दूसरे फेज की लंबाई 397.137 किलोमीटर होगी, जो लखीमपुर खीरी से कुशीनगर तक बनेगा। इसमें 8 ROB, 16 अंडरपास, 38 बड़े और 145 छोटे पुल प्रस्तावित हैं। कॉरिडोर यूपी के 18 जिलों और हरिद्वार से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। ICU और NICU की जांच में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिन संस्थानों में अग्निशमन उपकरण नहीं लगे हैं, वहां जल्द व्यवस्था पूरी कर फायर विभाग से NOC लेने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने अस्पतालों में आग से बचाव के ठोस इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। अपर निदेशक स्तर के अधिकारी ऑडिट की निगरानी करेंगे। केंद्र सरकार ने भी निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हर माह फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब यात्री कोच या मालगाड़ी के वैगन में मामूली तकनीकी खराबी मिलने पर भी उसे तुरंत अनफिट घोषित कर परिचालन से बाहर किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने न्यूट्रल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। वर्कशॉप या शेड से मरम्मत के बाद निकलने वाले कोच वैगन को NCO के फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चलाने की अनुमति नहीं होगी। NCO ब्रेक सिस्टम, व्हील, एक्सेल, सस्पेंशन और अन्य सुरक्षा मानकों की स्वतंत्र जांच करेगा। मई 2022 में इसे बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसे अब यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रद्द कर दिया गया। UPSSSC ने पशुपालन विभाग में वेटरनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 5 अक्टूबर तक चलेगी। अभ्यर्थियों को 12 अक्टूबर तक शुल्क समायोजन व आंदोलन संशोधन का मौका मिलेगा। आवेदन के लिए PET 2025 में शामिल होना और वैध स्कोर कार्ड जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान और निर्धारित वेटरनरी फार्मेसी डिप्लोमा आवश्यक है। चयन मुख्य लिखित परीक्षा से होगा, जिसमें 100 प्रश्न, 100 अंक और 2 घंटे का समय होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 5 के तहत 29,200 से 92,300 वेतन मिलेगा। अयोध्या में स्वामी परमहंस रामचंद्र दास महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबरी के भक्त कभी बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते और आरोप लगाया कि विपक्ष सनातन धर्म व अयोध्या को निशाना बना रहा है। योगी ने कहा कि अयोध्या अब त्रेता युग की स्मृति कराती है और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन संतों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने राम भक्तों से ऐसे लोगों को पहचानने की अपील की है। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंबरा ने राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ से जुड़े 3 संकल्पों की पूर्ति के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए होते तो प्रयागराज की जनता उन्हें पार्षद तक नहीं चुनती। मौर्य ने राहुल पर संसद का समय बर्बाद करने और भाषा की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम में उन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए कहा कि लाखों लोगों को हिंसा और विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि सपा 2047 तक सत्ता में नहीं लौटेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश तेज कर दी है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से मजबूती के साथ बसपा से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी सरकार बनने पर 2007 की तरह उचित सम्मान और राजनीतिक भागीदारी देगी। मायावती ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों का चयन उनकी तैयारी और संगठन के प्रति योगदान के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पुराने नेताओं के निजी स्वार्थ पर भी सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं से मिशनरी भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत सर्व समाज को जोड़ने पर जोर दिया। अलीगढ़ में ग्रेटर नोएडा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। 55 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम में करीब 35,000 दर्शकों की क्षमता होगी और यहां IPL जैसे बड़े खेल आयोजन हो सकेंगे। स्टेडियम में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और स्विमिंग पूल की सुविधाएं भी होंगी। परियोजना का निर्माण PPP मॉडल पर प्रस्तावित है।
योजना के सेक्टर 10 में 25 एकड़ में एजुकेशन सिटी और मेडिसिटी विकसित की जाएगी, जहां 2 निजी विश्वविद्यालय और 6 कॉलेज बनाए जाएंगे। वहीं 98 एकड़ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी। सेक्टर 1, 2 और 3 में कुल 1015 आवासीय भूखंड लॉटरी और नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की विवेचना अब अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह को सौंपी गई है। इससे पहले जांच सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी कर रहे थे, जिन्हें अब सह विवेचक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आईजी रेंज लखनऊ किरण एस के नेतृत्व में गठित एसआईटी विवेचना की निगरानी कर रही है। 25 जून को दर्ज एफआईआर के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में 1-2 नए नाम सामने आ सकते हैं। वहीं लखनऊ मंडलायुक्त के नेतृत्व वाली पहली एसआईटी की विस्तृत जांच भी अंतिम चरण में और उसकी रिपोर्ट जल्द शासन को सौंपी जाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने चच्चू शिवपाल को संभालें, वरना वे उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। राजभर ने शिवपाल के उस बयान पर भी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा सरकार बनने पर आजम खान को उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने आजम खान को केवल सवाल उठाते हुए कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है और मंत्री कैसे बन सकता है। उन्होंने अखिलेश को विभीषण की कहानी पढ़ने की सलाह भी दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट राजनीतिक दबाव के चलते बंद किया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे तानाशाही बताया और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों, कथित घोटालों और नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अजय राय ने कहा कि उनके अकाउंट का रिव्यू करने का अधिकार भी छीन लिया गया। उन्होंने व्हाट्सएप और मेटा से अकाउंट तत्काल बहाल करने की मांग की। राय ने कहा कि डिजिटल दबाव के बावजूद कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों और निजी स्कूल शिक्षकों के लिए 2 बड़ी योजनाओं की तैयारी कर रही है। इसके तहत करीब 10 लाख नए और वंचित परिषदीय स्कूल विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे। ये राशि ड्रेस, जूते मोजे और अन्य स्कूल सामग्री के लिए होगी। सरकार के अनुसार करीब 1.10 करोड़ बच्चों के अभिभावकों को पहले ही सहायता मिल चुकी है। वहीं करीब 3 लाख निजी स्कूल शिक्षकों और उनके आश्रितों को शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल करने की तैयारी है, जिससे सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर सरकार के स्तर पर मंथन की चर्चा है। हालांकि अभी योजना की आधिकारिक घोषणा, पात्रता और भुगतान का तरीका तय नहीं हुआ है। सरकार के सामने सीधे बैंक खातों में राशि भेजने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास योजनाओं के जरिए लाभ देने या मौजूदा महिला कल्याण योजनाओं का विस्तार करने जैसे विकल्प बताए जा रहे हैं। इनमें कन्या सुमंगला, महिला पेंशन, स्वयं सहायता समूह और अन्य योजनाएं शामिल है। फिलहाल 50,000 रुपए सभी महिलाओं को मिलने की पुष्टि नहीं है। अंतिम निर्णय के बाद ही लाभार्थियों और राशि की स्थिति स्पष्ट होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 20,000 रुपए देने की संभावित योजना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट इसे चुनावी जुमला बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। अखिलेश ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के हिस्से की राशि नहीं दी गई और अब केवल 20,000 रुपए का प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के बाद सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए से शुरुआत कर हर साल राशि बढ़ाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के दौरान मौसम खराब होने से जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। पूर्वी और मध्य यूपी में भी कई जगह बारिश का दौर जारी रह सकता है। लोगों को खुले स्थानों पर आंधी तूफान के दौरान सावधानी बरतने और स्थानीय मौसम अपडेट देखते रहने की सलाह है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।